हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेके आए हैं आपके लिए। नई बैच 9th-10th चैंपियन बैच, जिसमें हम 9th और 10th का पूरा कंटेंट, सारे चैप्टर्स आपको कवर करवाएंगे, जहां पर आपके थ्योरीज रहेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स रहेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर होंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्लास 10th का रियल नंबर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट 9-10th चैंपियन बेस्ट चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर बेटा वो बेस्ड है रियल नंबर्स के सारे थ्योरी और कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। ओके, तो सारे थ्योरीज एंड कंसेप्ट बेस्ड आज कंटेंट आपको दिया जाएगा। साथ में बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रियल नंबर से छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटा? रियल नंबर की अगर हम बात करें तो हम ये नंबर पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से रियल नंबर्स को हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करा है आपका मैथमेटिक्स। ओके, 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये भी रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम देखें तो रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है आपके रियल नंबर्स। एकदम बेसिक और सिंपल डेफिनेशन है रियल नंबर की। अब रियल नंबर में कौन कौन सी कैटेगरी आती है बच्चों? अगर हम ध्यान से देखें तो रियल नंबर में दो कैटेगरी आ रही है, सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ये मिल के, इन दोनों के सेट मिल के, रैशनल और इर्रेशनल के सेट मिलकर बनते हैं रियल नंबर्स बच्चों। अब हमने आपको कोशिश करी है कि डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाया जाए। ये जो डायग्राम है इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं बेटा, उसके फॉर्म में हम समझाते हैं। देखो, अगर हम देखें रियल नंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो रियल नंबर्स जो है रैशनल नंबर का सेट और इर्रेशनल नंबर का सेट मिलके बनते हैं रियल नंबर्स। और रैशनल नंबर की बात करें आप तो देखो, रैशनल नंबर के अंडर में हमारे पास है इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब आप पढ़ते आ रहे हो ऑलरेडी। ओके, क्लियर है? तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो सेट ऑफ ऑल नंबर्स अंडर रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब वेन डायग्राम का पार क्या, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से एमसीक्यू कैसा बनता है बच्चों। आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो स्टेटमेंट्स कैसे रहेंगे अगर हम ध्यान से देखें, आप देखो नेचुरल नंबर का सर्कल जो है वो होल नंबर के सर्कल के अंदर है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, हम ऐसा बोला जा सकता है यार। ओके, होल नंबर का सर्कल जो है वो इंटीजर्स के सर्कल के अंदर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर का सर्कल वो रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो हमको ये सारे स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने वेन डायग्राम की अप्रोच से याद कर लिया, ये डायग्राम फिट हो गया है हमारा दिमाग में, तो ऑलरेडी ये सारे स्टेटमेंट जो है हम बना सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप ऐसा भी देख सकते हो कि नेचुरल नंबर का सर्कल तो रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर भी है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है आपका। ओके, ये भी ट्रू है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स की, तो आपको पता है इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स इर्रेशनल नंबर्स के हमने देखे, √2, √3, पाई। स्पेशली बच्चों पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। जनरली क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चंस में सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, 3.14, तो हम समझते हैं कि ये 22/7 3.14 ये तो रैशनल है, बट नहीं, पाई जो एक इर्रेशनल नंबर है। हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की लेते हैं 22/7 या फिर 3.14। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी कहानी रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। बढ़ते हैं आगे। आगे अगर हम बढ़े तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी की थ्योरम 1.1 है, थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से एक्सप्रेस करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ, कोई कंपोजिट नंबर, मैंने 6 ले लिया बच्चों, 6 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना भाई, और कोई प्राइम फैक्टर आ सकते हैं क्या, 2 और 3 सर, 2 और 3 ही आ सकते हैं प्राइम फैक्टर, तो ये फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, जैसे 6 को आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो या 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर प्राइम फैक्टर का नहीं करेगा। ओके, चलिए थोड़ा और ब्रेक डाउन करें अगर यहाँ पे बच्चों, यहाँ लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यहीं पे हम याद करेंगे, जैसे कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने 6, तो 6 को हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक क्यों है, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही पॉसिबल हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। हाँ, इसको 2 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यहाँ 1 की चर्चा नहीं हो रही है, 1 की बात नहीं हो रही है। फिर लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, भैया ऑर्डर तो बदला जा सकता है, 2 इंटू 3 को हम यहाँ पर 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ये हमको पता है, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, इधर दिस और दैट, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट याद हो गया होगा। ओके, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करा इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, फैक्टराइजेशन यूनिक है, 6 के 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर है तो वही रहेंगे, इसलिए फैक्टराइजेशन यूनिक है, लेकिन ऑर्डर चेंज करा जा सकता है, 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, अर्थमेटिक आपको क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर ट्री की बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर ट्री अब बचपन से भी ये टॉपिक पढ़ते आ रहा है, फैक्टर ट्री। तो बेसिकली हम अगर कोई भी नंबर को ले, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करें, तो फैक्टर ट्री जो है वो वन ऑफ द मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करने की। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे देखें फैक्टर थ्री, तो फैक्टर थ्री में यहाँ पे 144 ले रहे हैं हम, 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 144 को हम डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। ओके, 144 इज डिविजिबल बाय 2, कितने टाइम्स, 72, 2 इंटू 72 इज इक्वल्स टू 144। तो आप देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 144 के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री की हेल्प से। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारा प्राइम नंबर है उसको हमने एनसर्कल कर दिया है, और यहाँ पर 72 एक फैक्टर आ गया 144 का। फिर 72 को हमने देखा कि किससे डिवाइड हो रहा है, छोटा प्राइम नंबर 2 से हो रहा है, वापस हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 इंटू 36 इक्वल्स टू 72 आया, प्राइम नंबर एनसर्कल कर दिया और 36 एक फैक्टर हो गया 144 का। हम ऐसे कंटिन्यूस करते चले गए और आप देखो आखिरी में हमारे पास आया यहाँ पे 9, और 9 किससे डिवाइड हो रहा है, ओके, तो 3 इंटू 3 ओके इज 9, यहाँ पे हमने देखा। तो 144 के यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स मिल गए, अगर आप देखें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बेसिकली इट्स 2 की पावर 4 एंड 3 इंटू 3, 3 की पावर 2। ओके, तो हमने 144 को ब्रेक डाउन कर दिया इन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री कंसेप्ट। ओके, तो बच्चों ये है हमारा फैक्टर ट्री, जिससे हमें 144 या कोई भी नंबर, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करा जा सकता है। ओके, देन हम बात करें यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं। कंपोजिट नंबर्स की अगर बात करते हैं, भाई ऐसे नंबर जिसके पास जो फैक्टर्स रहते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स रहते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं जिन नंबरों के, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर हमने 6 लिया बच्चों। अब 6 के फैक्टर की अगर हम बात करें, ओके, तो 6 के पास कौन कौन से फैक्टर है, या फिर हम ये बोल दे कि ऐसे कौन से नंबर है जिनकी टेबल में 6 आता है। तो 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, ओके, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो बेसिकली 1, 2, 3 एंड 6 ये 4 फैक्टर हो गए, 6 के ये 4 नंबर फैक्टर हो गए। तो ये कंपोजिट की कैटेगरी में आ गया, बिल्कुल ये कंपोजिट की कैटेगरी में आ गया बच्चों, क्योंकि कंपोजिट नंबर के बारे में हमने क्या कहा है, कितने फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2, और यहाँ पे 6 के तो 4 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 कैटेगरी में फिट हो गया, तो ये कंपोजिट हो गया। उसी तरह से 8 की बात करें, 8 के फैक्टर्स कौन कौन है,
1 2 4 एंड 8, 8 के भी 4 फैक्टर है, तो 8 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है, उस कैटेगरी में आ गया है बच्चों। क्लियर है आपको? अब कंपोजिट नंबर के बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड का यूज हुआ है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर कौन कौन से, वो भी है देखो, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1, ये 2 फैक्टर होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में उस नंबर को डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया है 7, अगर हम बात करें 7 की, तो बच्चों 7 किस किस के टेबल में आता है, इसके फैक्टर कौन होंगे? एक तो 1 के टेबल में आता है, ओके, और एक बात करें तो 7 के टेबल में आता है, ओके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 7 के 2 फैक्टर मिल गए, एक तो 1 मिला और एक नंबर इटसेल्फ 7 खुद मिल गया, तो 7 प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ गया। उसी तरह से अगर हम बात करें 5, तो 5 भी आप देखिए 1 एंड 5, ये 2 फैक्टर रहेंगे, 5 भी प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डन। अब हम बात करते हैं एक और नंबर की, जैसे मैं बात करूँ 1 की बात करता, तो 1 कोई भी कैटेगरी में नहीं आएगा। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इस बात को आप दिमाग में बैठा दो कि 1 ना प्राइम की कैटेगरी में ना कंपोजिट की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि आप एचसीएफ ढूंढो 2 नंबर का, एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट होना चाहिए और एक स्मॉलेस्ट प्राइम होना चाहिए। ओके, तो बच्चा क्या करता है कि 1 को भी कंसिडर कर लेता है कहीं ना कहीं, लेकिन हमको पता है कि कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, देखो 1 तो नहीं होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 की बात करें तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया, 2 सबसे छोटा प्राइम। 3 की बात करें वो भी प्राइम नंबर है। फिर 4 की बात करें तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का आप एलसीएम निकालो, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट में 4 आ जाएगा और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में 2 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको 2 एंड 4 का एलसीएम निकालना है, बट थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ओके, तो 1 के बारे में याद रखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दोनों में से कोई भी कैटेगरी में 1 नहीं आता है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ये भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ एंड एलसीएम की अगर हम बात करते हैं। ओके, तो देखो एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हम ध्यान से देखते हैं। एचसीएफ के बारे में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, पहले तो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ओके, और कहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ओके, तो एचसीएफ के बारे में कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इस स्टेटमेंट को और अच्छे से हम समझेंगे आगे, अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एलसीएम के बारे में कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम, ऑफ ऑल, बेटा यहाँ पे ऑल द प्राइम फैक्टर लिए हुए हैं और यहाँ पे कॉमन प्राइम लिया गया है। तो आप यहाँ पे देखो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ऑल द प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर कंसीडर करे जाएंगे एलसीएम में। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल अगर हम ले, ओके, 2 नंबर ले रहे हैं, वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं। ओके, उसको जैसे हमने एक नंबर लिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 4, ओके, एंड एक लिया बच्चों एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 1। अब हमसे कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो। ओके, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। अब ये स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करना है, ध्यान से देखना है कैसे स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट में कहा गया है कॉमन प्राइम फैक्टर, एचसीएफ में क्या कहा गया है? कॉमन प्राइम फैक्टर। अभी हमने बोल दिया इन दोनों के लिए कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर प्राइम। ओके, हमने ऐसा यूज़ करा है कि ये प्राइम है, एक्स वाई जेड प्राइम कंसिडर करके हम चल रहे हैं। तो एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। अब दोनों में आप देखिए, इन दोनों में कॉमन प्राइम कौन कौन से आएंगे? तो दोनों के पास एक्स है और दोनों के पास
वाई है, तो x और y को मैंने ले लिया क्योंकि दोनों कॉमन है। ओके, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी y है। ओके, तो दोनों मैंने कॉमन प्राइम फैक्टर को ले लिया है। अब इनकी पावर कैसे लेना है बच्चों? स्मॉलेस्ट पावर कहा गया है, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों नंबर में सबसे छोटी पावर x की कौन सी दिख रही है आपको? यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो छोटी तो बच्चों 2 दिख रही है हमें, इसलिए x की पावर 2 ले ली। और इसी तरह से हम y की बात करें बच्चों, तो y की सबसे छोटी पावर कौन सी दिख रही है? y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 ले ली। तो ये है हमारा HCF, ये दोनों नंबर्स का HCF ये है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये लाइन जो ये स्टेटमेंट है इसको हम कैसे यूज़ करें। तो आपने देखा कैसे यूज़ करा। कॉमन प्राइम बोला था तो बच्चों दोनों में से कॉमन प्राइम x और y को दोनों कॉमन थे वो ले लिए। स्मॉलेस्ट पावर बोला था, दोनों की छोटी छोटी पावर ले ली। x की छोटी पावर 2 थी, y की छोटी पावर 1 थी, स्मॉलेस्ट पावर ले ली। ओके, अब एलसीएम वाला स्टेटमेंट को हम एक्सप्लोर करते हैं। एलसीएम वाला स्टेटमेंट हमें कह रहा है ऑल द फैक्टर ग्रेटेस्ट पावर। तो ऑल द प्राइम फैक्टर, तो सारे प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे x y z, x है, y है और z है, तीनों प्राइम फैक्टर ले लिया है ना हमने। देखो यहाँ पर आप बोल रहे हो z नहीं है, तो ऑल द प्राइम फैक्टर लेना है हमको, मतलब इन दोनों में से जितने प्राइम दिख रहे हैं हमको, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है हमको। ओके, बेसिकली इन दोनों को देखें तो x y z तीन प्राइम दिख रहे हैं हमें, तो सारे प्राइम ले लिया हमने। पावर कैसे चाहिए बच्चे? यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर, बड़ी पावर देखें तो बड़ी पावर अगर ढूंढने जाए तो x की बड़ी पावर देखें तो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, बड़ी पावर ग्रेटेस्ट पावर 3 है। y की अगर बात करें y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, y की ग्रेटेस्ट पावर 2 है। z की अगर बात करें तो z तो अकेला है जो पावर 4 लेके बैठा है, तो z की पावर 4 ले लेंगे। तो ये बच्चों इन दोनों नंबर का एलसीएम हो गया है। तो आई होप आपने समझा है कि दोनों स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है। एचसीएफ की बात करें, ओके, तो कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम की बात करें ऑल द फैक्टर ग्रेटेस्ट पावर। बस इसके मदद से, स्टेटमेंट की हेल्प से हम बहुत इजीली एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। डन। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़े, हम देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। आगे आपको एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया गया है। देखो कैसे बताया, हमने दो नंबर ले लिया 8 और 12। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 8 और 12 की, तो सबसे पहले हमने बात करी कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन है बच्चों। 8 की अगर हम बात करें यहाँ पे, सर 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में 8 आता है, इन सभी के टेबल में 8 आता है। तो 8 के 4 फैक्टर देख लिए, 1 2 4 8। 12 के फैक्टर्स की बात करें बच्चों, 12 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 2 3 4 6 एंड 12, सभी के टेबल में 12 आता है, तो ये सभी 12 के फैक्टर्स हो गए। तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए बच्चों। ये क्या निकाले बच्चों? ये हमने निकाले हैं दोनों के फैक्टर्स। अब हम देख रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। ओके, कॉमन मतलब जो इसमें भी है, 8 में भी है और 12 के भी जो फैक्टर है, और कॉमन के बाद भी हाईएस्ट लेना है बच्चों, हाईएस्ट, HCF हाईएस्ट। तो अगर हम देखें कॉमन कौन कौन से बैठ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो हमारे पास कॉमन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो बच्चों हमें 3 कॉमन फैक्टर मिले यहाँ पे, 3 कॉमन। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें तो बोला गया है कि हाईएस्ट बताइए, HCF हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा हो गया बच्चों? अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए 4 हमें दिख रहा है जो कि हाईएस्ट कॉमन है। ओके, इसलिए 8 और 12 का HCF हो गया है 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो गया है। तो आई होप आपको HCF का एक्चुअल मीनिंग यहाँ से पता चला। ओके, निकालने का जो प्रोसेस है वो तो हमारा अलग है ही, अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं, बट दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए अब ऐसे ही हम समझते हैं LCM के बारे में। LCM देखे क्या है बच्चों यहाँ पे। LCM के लिए मैंने एग्जाम्पल में 2 नंबर लिए, 4 और 7। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल,
मल्टीपल। तो यहाँ पे बच्चों ये जो मैंने लिए हैं ये मल्टीपल्स लिए, देखो 4 के मल्टीपल, मतलब 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। 4 के टेबल में आता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 16 20 24 28 और भी बहुत सारे इनफाइनाइट आते हैं। ओके, तो हमने इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और भी आते हैं। ओके, मल्टीपल्स देख रहे हैं, मल्टीपल्स। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, फैक्टर्स की, यहाँ पे बात हो रही है मल्टीपल्स की। 7 की अगर बात करें तो 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और भी बहुत सारे नंबर्स हमको मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे 7 के मल्टीपल्स। बट अब हमको देखना है पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। अगर हम देखें दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या कौन सा दिख रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कोई कॉमन अभी नहीं दिखा, 8 है, 14 है, 12 है, 21 है, 16 है, 28 है, 20 24 28 28 हमें दिख रहा है बच्चों, 28 कॉमन मल्टीपल है। ओके, और ये बेटा सबसे छोटा कॉमन है। हो सकता है इसको और आगे बढ़ाऊंगा दोनों को, और आगे और भी इनके मल्टीपल्स लिखेंगे तो एक और कोई सा कॉमन मिलेगा, लेकिन वो तो बड़ा नंबर ही रहेगा ना ऑब्वियसली, 28 से तो बड़ा ही है ना। लेकिन हमको तो लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट चाहिए। तो सबसे छोटा दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 28। इसलिए एलसीएम हो गया 28, इसलिए एलसीएम हो गया 28। आ रहा है बच्चों समझ में। ओके, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग समझा यहाँ पे। ओके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल पे बेस्ड है दोनों कहानी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की कहानी है बच्चों। ओके, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन में आपको बताना चाह रहा हूँ। ये रिलेशन देखिए आप, एचसीएफ और एलसीएम, ए और बी, दो नंबर हम ले रहे हैं ए और बी, तो दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो किसके बराबर होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, ए इंटू बी के बराबर होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, इस रिलेशन पे क्वेश्चन आता ही है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ए और बी लिखा है ताकि आप ये समझें कि ये एचसीएफ ऑफ ए और बी, यहाँ पे कुछ भी एचसीएफ आएगा ए बी का और यहाँ पे एलसीएम आएगा ए बी का, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, ए इंटू बी के बराबर आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए स्लाइड, थ्योरम नंबर 1.2 एनसीईआरटी की। चलिए समझते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एकदम बेसिक सिंपल कंसेप्ट है ये। कहा गया है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है पी, अगर वो प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, वो प्राइम नंबर डिवाइड करता है ए के स्क्वायर को, तो वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ए को भी, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने देखो यहाँ पे दो नंबर कंसिडर करें, यहाँ पर एक प्राइम नंबर 3 ले लिया। ओके, पी भी है प्राइम नंबर, तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमने ऐसे ले लिया कि बेटा पी की वैल्यू अभी 3 है। ओके, फिर कहा गया पी भी है प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स 36। ओके, हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 36, अज्यूम कर लिया आपको समझाने के लिए 36 एक नंबर ले लिया है। ओके, 3 डिवाइड्स 36, भाई 3 36 को डिवाइड करता है ना, 36 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमको पता है कि 3 डिवाइड्स 36, और 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ओके, तो बेसिकली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना बच्चों कि 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हमने इसी के फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करी, तो हम ये भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर, और कंपेयर करो तो a क्या है मेरा बच्चों, a मेरा 6 रहेगा यहाँ पे। तो p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 3 डिवाइड्स करता है 6 स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, तो 3 डिवाइड करेगा 6 को भी। अगर 3 डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा 6 को भी, 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। समझ में आया आपको? और हमको पता है कि 3 6 को डिवाइड करता है। ओके, जब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे हमको पता है रिमाइंडर 0 आना है। ओके, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3।
क्लियर हो गया आपको? ये थ्योरम हमें काम आएगी आगे, अभी हम बताएंगे कहाँ पे काम आएगी। कुछ क्वेश्चंस हमको करना है आगे जिसमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, वहाँ पे ये थ्योरम काम आती है। ओके, तो सिंपल है, एक प्राइम नंबर जो है अगर वो डिवाइड करता है कोई भी इंटीजर के स्क्वायर को, तो वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा उस इंटीजर को भी, वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा उस इंटीजर को भी। डन है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम थ्योरम नंबर 1.3, रूट टू इज इर्रेशनल। ओके, आपके एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 1.3, रूट टू इज इर्रेशनल। तो बेसिकली हमको बताना है कि रूट टू इर्रेशनल है। ओके, अब रूट टू इर्रेशनल है कैसे बताए, तो वही हमको यहाँ पे समझना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रूव रूट टू इर्रेशनल, प्रूव रूट थ्री इर्रेशनल, प्रूव रूट 7 इर्रेशनल, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए हम करते हैं रूट टू इज इर्रेशनल, इसको प्रूव करा जाए। ओके, आइए प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे रूट टू को रैशनल। ओके, रूट टू को रैशनल अज्यूम करना है। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल, रूट टू को रैशनल अज्यूम करा है हमने। ओके, तो बच्चों इससे हम रूट टू को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा करने का पैटर्न क्या रहेगा, हम इसको कैसे इर्रेशनल बताएंगे। समझना, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा थ्योरेटिकल मत समझना कि मुझे रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट क्या है। ओके, तो देखो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, लेटर ऑन हमको पता है अगर कोई नंबर रैशनल है, तो रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि वो पी और क्यू जो है वो कोप्राइम होना चाहिए, है ना। जो आपका पी और क्यू है ये कोप्राइम होना चाहिए। अब ये कोप्राइम क्या है, एक बार यहाँ पे हम देखें, ये कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके एचसीएफ होता है 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर मैंने ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 7। ओके, अब 4 और 7 की बात करें बच्चों, अब आप खुद बताओ 4 और 7 का एचसीएफ 1 है ना। 4 किस किस के टेबल, ओके अगर हम बात करते 4 की, तो 1 के टेबल में 4 आ रहा है, 4 के टेबल में भी 4 आ रहा है, तो 4 के 2 फैक्टर हैं, 4 के 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर 1 हो गया और एक फैक्टर 4 हो गया, और एक और फैक्टर अगर हम बात करें 2 के टेबल में आ रहा है 2 हो गया। 7 की बात करें, 7 का एक फैक्टर 1 हो गया और एक 7 हो गया खुद। अब आप देखो दोनों का एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर दोनों का देखें तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 हो गया, दोनों का एचसीएफ 1 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। तो हम बोल सकते हैं 4 and 7 आर को प्राइम। 4 and 7 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्यों है को प्राइम, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 है। आप समझ गए को प्राइम नंबर क्या होता है। एक एग्जांपल और ले ले, जैसे एक एग्जांपल और को प्राइम नंबर का, तो मैंने ले लिया 5 and 7। बच्चों ये भी को प्राइम है, 5 and 7 जो है इनका एचसीएफ भी 1 रहेगा ना, ये भी तो को प्राइम है, 5 and 7 भी को प्राइम है। आप समझ गए। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, रूट टू को रैशनल कंसीडर करा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले कि अगर ये रैशनल है बच्चों, तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और पी एंड क्यू की तारीफ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो भाई हम सबने पढ़ा है ना रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर उनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें हम, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में p एंड q कैसे रहते हैं बेटा, को प्राइम रहते हैं। ओके, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि p एंड q का HCF क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। p एंड q का अगर ये p और q दो नंबर लिए जाए तो उनका HCF होना चाहिए 1, मतलब उनका
एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, उनका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। हमारी अप्रोच ये रहेगी कि अभी तो हमको पता है कि पी एन क्यू कोप्राइम है तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर है 1 है। अब हमारी अप्रोच ये है बच्चों कि हम आगे सॉल्व करते करते पी एन क्यू का एक और कॉमन फैक्टर बता देंगे, कोई एक और कॉमन फैक्टर बता देंगे। तो फिर क्या होगा, अगर हमने पी एन क्यू का एक और कॉमन फैक्टर बता दिया तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम करा है कि ये रैशनल है, हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। क्योंकि पी एन क्यू का अगर एक और कॉमन फैक्टर बता दिया तो पी एन क्यू तो कोप्राइम नहीं बचेंगे ना, पी एन क्यू कोप्राइम नहीं बचेंगे, क्योंकि कोप्राइम नंबर का तो एस सी एफ 1 है, एस सी एफ 1 है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है, तो एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पी एन क्यू का एक और कॉमन फैक्टर हम बता देंगे। तो जो एक और कॉमन फैक्टर बता देंगे वही पी और क्यू का एस सी एफ हो जाएगा, 1 नहीं बचेगा फिर। ओके, देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्या स्टेप से हम देखते हैं। हम यहाँ पे हम देखें तो इसको बच्चों लिख सकते हैं हम कि √2 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू पी, ये लिखा, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर करा तो स्क्वायरिंग करके ये क्या आएगा, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, ये ऐसा आ गया बच्चों। 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ गया, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, एक थ्योरम यहाँ पे काम आएगी अपने को, बहुत ध्यान से समझो। बड़ा पी स्क्वायर की वैल्यू देखो हमको कैसे मिल रही है, जब 2 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर के स्क्वायर में हो रहा है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। कैसे मिल रही है पी स्क्वायर की वैल्यू, जब 2 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर के स्क्वायर में हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या फिर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर बोल सकते हैं। समझो बात को, पी स्क्वायर की वैल्यू कब मिल रही है, जब 2 का मल्टीप्लाई को इंटीजर के स्क्वायर में हो रहा है, तो पी स्क्वायर मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ऐसा कहा जा सकता है यहाँ पे इस स्टेटमेंट से। तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या फिर 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, ये कहा जा सकता है। वही 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ओके, या पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कहीं कहीं ये भी बताया जा सकता है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। सारे एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। ओके, अब 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, कोई इंटीजर है, ओके, ये डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर से, तो इससे कुछ आपको याद आ रहा है, एक थ्योरम डिस्कस करी थी हमने। ओके, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ओके, p डिवाइड्स ए स्क्वायर करके हम देखें यहाँ पर, लेट्स सी, ये हमने डिस्कस करा था। ओके, तो हमने क्या डिस्कस करा था, p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। ओके, इसको यूज करें तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p। अगर 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा पी को भी। हमने वो थ्योरम को यूज़ करके ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 2 डिवाइड्स पी जैसे ही हमने लिखा तो हमको ये पता चल गया कि 2 जो है वो पी का एक फैक्टर है। ओके, पी का एक फैक्टर 2 है। अगर मैं क्यू का भी फैक्टर 2 बता दूँ तो पी और क्यू का तो एक कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। समझना, अभी हमने क्या बताया बच्चों, ओके, p का एक फैक्टर 2 बताया। अगर मैं q का भी एक फैक्टर 2 बता दूं तो p और q का तो एक कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो उस केस में p एंड q का जो HCF आपका 1 था और वो HCF 1 नहीं रहेगा, p और q का HCF हो जाएगा 2, और इसका मतलब p एंड q जो है वो कोप्राइम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका HCF 2 हो जाएगा, वो कोप्राइम नहीं रहेंगे। तो यही हमारा कंसेप्ट है क्वेश्चन का। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर आपने तो 2 को फैक्टर बता दिया p का, अब 2 को फैक्टर बता दो q का, 2 को फैक्टर बताना है q का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो हमने लिखा है यहाँ पे 2 डिवाइड्स p, तो यहाँ पे हम बच्चों लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p से p इक्वल्स टू 2c।
हम लिख सकते P इक्वल्स टू 2C। अब ये क्यों लिखा? ओके, अब ये समझते हैं हम क्यों। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखा है बच्चों, अगर हम देखें तो 2 डिवाइड्स P लिखा है, तो हमने बोला P कब मिल रहा है हमें? जब 2 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर में होगा। अरे 2 इज फैक्टर ऑफ P है ना, 2 जो है वो P का फैक्टर है, तो P कब मिलेगा? जब 2 का मल्टीप्लाई कोई भी इंटीजर में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो हमने वही करा, P इक्वल्स टू 2 इंटू सी, और C को बोल दिया C इज एन इंटीजर, C इज एन इंटीजर। ओके, तो P कब मिला? जब 2 का मल्टीप्लाई कोई भी इंटीजर में होगा, और हमने वो इंटीजर C ले लिया यहाँ पे, तो C इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वापस से हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिला यहाँ पे? स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड्स करा तो मिलेगा हमें P स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर मिल गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको 2 फैक्टर बताना है Q का। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। P स्क्वायर देखो, अब यहाँ पे Q का तो कोई इन्वॉल्वमेंट दिख ही नहीं रहा है। अरे हमको तो क्या करना है, 2 फैक्टर बताना है Q का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो हम इधर आते हैं। यहाँ पे देखें भाई, ये वाली इक्वेशन देखिए ध्यान से, इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा? 2Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर के प्लेस पे हम रख सकते हैं 2Q स्क्वायर। ओके, P स्क्वायर की वैल्यू जो है वो रखी जा सकती है 2Q स्क्वायर। क्यों रखी? यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। ओके, सब्सटीट्यूट कर दिया P स्क्वायर की जगह 2Q स्क्वायर, एंड इक्वल्स टू में हमारे पास 4C स्क्वायर। इसको सॉल्व करें फर्दर तो आ जाएगा बच्चों Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। ओके, क्या करा, 4 के नीचे 2 गया, कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2C स्क्वायर के बराबर। ओके, क्लियर है बच्चा? चलिए अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो आप, जो हमें चाहिए था कि वो हमें मिल गया। क्या? Q स्क्वायर की वैल्यू कब मिल रही है? जब 2 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर के स्क्वायर में हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। भाई Q स्क्वायर की वैल्यू कब मिल रही है? जब 2 का मल्टीप्लाई वो इंटीजर में स्क्वायर में हो रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे? 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। ओके, भाई 2 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। तो अगर 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर है तो वही थ्योरम हमारी पहले वाली, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर है तो हम ये बोल सकते हैं ना 2 डिवाइड्स Q। हम क्या कह सकते हैं? 2 डिवाइड्स Q। अगर 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स Q भी रहेगा। ओके, बात क्लियर है आपको? अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अगर 2 डिवाइड्स Q हम बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं 2 इज़ द फैक्टर ऑफ Q, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ Q। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि P एन Q का एक और हमको कॉमन फैक्टर बताना था, और हमने बता दिया है P एन Q का कॉमन फैक्टर 2 बता दिया है। यहाँ से देखो 2 डिवाइड्स Q, 2 इज फैक्टर ऑफ Q, 2 इज फैक्टर ऑफ Q। ओके, 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स P, 2 इज फैक्टर ऑफ P। मतलब P एन Q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया है यहाँ पे। P एन Q का एक और कॉमन फैक्टर बता दिया 2। अरे अब तो को प्राइम नहीं बचेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो देयरफॉर वी कैन ऑब्जर्व दैट, therefore we can observe that 2 is common factor for P and Q। तो बच्चों 2 को हमने कॉमन फैक्टर बता दिया P एन Q का। अब क्या P एन Q का HCF 1 बचेगा? नहीं, अब तो उनका HCF 2 हो जाएगा ना। अरे दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 बड़ा है 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो दोनों का HCF 2 हो जाएगा। और अगर दोनों का HCF 2 हो गया तो P एन Q तो को प्राइम नहीं बचेंगे, P एन Q विल नॉट बी को प्राइम नंबर। तो यहाँ लिख देते हैं 2 is a common factor for P and Q, therefore okay, therefore P and Q will not be co-prime numbers। ओके,
तो ये तो हमने जो अज्यूम करा था उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हमने तो बोला था पी एन क्यू को प्राइम है, यहाँ हमने बता दिया कि पी एन क्यू तो को प्राइम नहीं है। ओके, देयरफॉर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये लिखना जरूरी है बेटा सब। देयरफॉर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। भाई उस फैक्ट के अगेंस्ट में बात कह दी हमने। ओके, पहले बोल दिया पी एन क्यू को प्राइम, पहले अज्यूम करा, तो इसका मतलब है अब तो पी एन क्यू को प्राइम नहीं है, तो हमारा अजम्पशन गलत है। ओके, हैंस और assumption is wrong, हमारा assumption wrong हो गया। ओके भाई, वो तो को प्राइम नहीं है, हमारा assumption wrong हो गया। और हमने बोला है कि रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में पी एन क्यू तो को प्राइम रहते, तो हमारा assumption wrong हो गया। ओके, तो फिर वो रैशनल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, irrational हो जाएगा। hence our assumption is wrong and root 2 is irrational number and root 2 is irrational number। तो बच्चों ये है कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन या बिहाइंड दिस थ्योरम जो हमने देखा। ओके, कि हमको क्या करना था, रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना था। तो हमने पहले मान लिया कि वो रैशनल है, और फिर हमने बता दिया कि वो तो रैशनल है ही नहीं, तो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इर्रेशनल। तो ये कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में आता है बच्चों। ओके, तो ये लिखना भी ज़रूरी है। ये सारे जो स्टेप्स है आप देखिए एज इट इज़, ये सारे स्टेप्स आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बताया है, ये इसका पार्ट नहीं है, मतलब आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। ये कंसेप्ट बताया को प्राइम नंबर का आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट ही को प्राइम नंबर पे बेस्ड है। तो को प्राइम नंबर का डिस्कशन यहाँ पे हो गया हमारा। ओके, तो आप देख लीजिए हमने थ्योरम 1.3 रूट 2 इज इर्रेशनल प्रूफ कर दी है कि रूट 2 इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है। ओके, आपको बता दिया बच्चों। ओके बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसको कंसेप्चुअल पैटर्न में आपने समझने की कोशिश करी होगी रेदर देन थ्योरेटिकल पैटर्न। ओके, चलिए, तो फाइनली हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर ख़त्म होता है। ये लेक्चर रियल नंबर का थ्योरेटिकल लेक्चर था, जहाँ हमने थ्योरीज़ की बात करी, एनसीईआरटी के थ्योरम्स की बात करी, कंसेप्ट्स की बात करें, और बीच बीच में मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम से बच्चों। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं 11th-12th में नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स है, उनके लिए एक बैच डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस, ये बैच, ये कोर्स लॉन्च करा गया है बच्चों, जहां पर इस कोर्स के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड बैच साइजेस है, डेली लाइव क्लासेस रहेगी आपकी, और डाउट सेशंस रहेंगे, नीड बेस्ड आपके टेस्टिंग रहेगी और इवेल्युएशन करा जाएगा, और साथ ही साथ आप फैकल्टीज से चैट भी कर सकते हैं, आपके डाउट्स कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हो फैकल्टी के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो डेफिनेट सक्सेस डीएससी का ऑफलाइन कंटेंट है, हमारा प्रीमियम कंटेंट है, वही कंटेंट आप तक भी पहुंचाया जाएगा आपके घर पर, वही मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप तक भी पहुंचाया जाएगा आपके घर पे। ओके, तो बच्चों अपने जो फ्रेंड्स है, अपने जो कजिन्स है, जो रिलेटिव है, जिन्हें 11th और 12th में नीट में कोई भी हेल्प चाहिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की तरफ से एक ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम फॉर नीट लॉन्च हो रहा है। ओके, और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी हैव नंबर्स रिटन हियर, आप नंबर पे कॉल लगाइए एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक भी आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। रियल नंबर का थ्योरेटिकल लेक्चर है, जुड़े रहिए हमारे साथ, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला चैनल के साथ बने रहिए। आगे हम लेके आएंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।